नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ये पाठ है, इसको प्रारंभ करने से पहले आप भी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी शिक्षा सबको परिवार की तरफ से आप लोगों का जो आने वाला साल है वो मंगलमय हो। इसके साथ साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिर दोबारा से याद कराना चाहूँगा, जो कि है 7895860757। तो नए साल के प्रारंभ में हम इसमें धीरे-धीरे, अभी तो आपसे हम केवल मैसेजेस इसमें रिसीव करते हैं, कुछ दिन बाद हम इसमें कॉल की सेवा भी आपको देंगे। आप उसमें हमारे साथ कॉल पर बात कर पाएंगे कुछ समय के पश्चात, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पाठ्यक्रम 6, जिसका कि शीर्षक है व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ 19 है जीविका का चयन, इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था, जिसके अंतर्गत की हमने जीविका की अवधारणा के बारे में जाना था। ये जाना था कि जीविका किसको कहते हैं, किस प्रकार से लोग अपना जीवन चलाने के लिए जो उनको पैसे की जरूरत होती है उसको प्राप्त करने के लिए जो काम करते हैं वो जीविका के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने जाना था कि जीविका के चयन का क्या महत्व है, क्यों जीविका का चयन आपके लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से वो आपके जो पूरा जीवन है उसको प्रभावित करता है। इसके पश्चात हमने व्यवसाय में जीविका के अवसरों के बारे में जाना था कि किस प्रकार के जीविका के अवसर व्यवसाय में उपलब्ध हैं। हमने जाना था कि आप नौकरी कर सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं। नौकरी में आपको एक सवेतन मतलब वेतन के साथ आपको एक काम करना होता है, आप किसी दूसरे आदमी के लिए करते हैं और वो आपको आपके श्रम के एवज में कुछ पैसे देता है, जिसको वेतन बोलते हैं। और बल्कि जो स्वरोजगार होता है उसमें आप खुद अपनी ही जो आपकी कुशलता है, अपनी योग्यता है, उसका उपयोग कर कर एक व्यवसाय खड़ा करते हैं और उसमें खुद दूसरे लोगों को काम देते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार थे, जीविका को प्राप्त करने के दो तरीके थे। फिर हमने स्वरोजगार और नौकरी में अंतर जाना था। स्वरोजगार तथा सवेतन रोजगार, यानी कि जिसको नौकरी बोलते हैं, सवेतन रोजगार, उसके बीच में क्या अंतर है वो हमने पढ़ा था। तो आज का जो पाठ हम प्रारंभ करेंगे वो है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्वरोजगार के क्षेत्र। तो जो हमने बात की थी स्वरोजगार की, तो वो उसके क्या क्या क्षेत्र आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, हम लोगों के लिए उपलब्ध हैं, हम किस किस प्रकार से स्वरोजगार कर सकते हैं। सबसे पहला होता है छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार। हमने फुटकर व्यापार में जाना था कि किस प्रकार से फुटकर व्यापार थोक व्यापार से अलग होता है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका है। पेशेगत योग्यताओं पर आधारित व्यवसाय भी आप कर सकते हैं स्वरोजगार के रूप में। छोटे पैमाने की कृषि भी आप कर सकते हैं। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, जिनको कि लघु उद्योग भी बोलते हैं, बहुत छोटे उद्योग होते हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। कला व काश्तकारी या शिल्प जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले है छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार। तो छोटे पैमाने के फुटकर व्यापार में आप अपने आस पड़ोस में जो दुकानें देखते हैं, जो लोगों ने खोल रखी हैं, चाय की दुकान है, होटल है, ठीक है ना, जो छोटे से हैं उस पर भी आप अपना व्यापार चला सकते हैं। तो ऐसे जो व्यापार होते हैं इनमें बहुत कम पूंजी की आपको आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं कि स्वरोजगार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो, आप बहुत कम पूंजी में भी अपना रोजगार लगा सकते हैं। तो ऐसे रोजगार के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार, एक अकेला स्वामी होता है इसमें, जो छोटे व्यावसायिक इकाइयों को एक या दो सहायकों के सहयोग से सरलता से प्रारंभ कर सकता है तथा लाभ कमा सकता है। ठीक है ना, जैसे छोटी से सस्ते जो आपके गल्ले की दुकान होती है, जो राशन की दुकान होती है, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने हेल्प के लिए एक या दो लोग रख लेता है, उनको नौकरी पर रख लेता है और इस प्रकार से वो उसका सहयोग करते हैं व्यवसाय में। ठीक है, तो इस प्रकार की छोटी व्यवसायिक इकाई, जैसे चाय की दुकान पर भी आपने देखा होगा वो सहायकों को रखता है अपने साथ। ऐसे ही जो आपके पास में पंसारी की दुकान होती है, राशन की दुकान होती है, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार मतलब जहां सीधे आप माल उपभोक्ताओं को बेचते हैं। अगला है व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना। जैसे आप हो सकता है साइकिल सही करने में एक्सपर्ट हो, साइकिल के मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक हो, ठीक है ना, या फिर ऐसा कोई अन्य कोई व्यक्तिगत आपकी निपुणता हो, कोई किस चीज में आप परफेक्ट हो और वो काम आप कर सकें, वो सेवा आप दे सकें। ठीक है ना, तो जो लोग अपनी विशिष्ट निपुणता के आधार पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं वह भी स्वरोजगार में सम्मिलित
किए जाते हैं, जैसे नाई की दुकान हो गई, साइकिल की मरम्मत की दुकान हो गई, ठीक है, स्कूटर घड़ियों की मरम्मत, ठीक है ना, बाल आपको वो जो ब्यूटी पार्लर जिसको आप बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी सेवाएं हैं जो ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया, ये सब भी आप स्वरोजगार का एक क्षेत्र है आपके लिए। अगला है पेशेगत योग्यताओं पर आधारित व्यवसाय। अब पेशेगत योग्यताओं पर हमने जब शुरू में पढ़ा था पेशा, तो पेशे में क्या होता है कि आपको किसी एक चीज का एक्सपर्ट होना पड़ता है, उसकी एक आपको डिग्री लेनी होगी, तब जाके आप उस पेशे को कर पाएंगे। तो जिन कार्यों के लिए पेशे संबंधी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, वह भी स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सारे के सारे पेशेगत योग्यताएं रखते हैं और पेशे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी काम आप कर सकते हैं, इनकी सहायता से भी आप स्वरोजगार कर सकते हैं, ठीक है। अगला है छोटे पैमाने की कृषि। तो छोटे पैमाने की कृषि से मतलब है जो बहुत छोटे लेवल पर की जा सके। तो कृषि के छोटे पैमाने के कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बागबानी, रेशम उत्पादन आदि में स्वरोजगार संभव है। इसमें आप कम पूंजी के साथ एक अपना कोई भी इनमें से जो उद्योग है वो लगा सकते हैं, कोई भी छोटा उद्योग आप लगा सकते हैं। तो ये आता है किसके अंतर्गत, छोटे पैमाने की कृषि के अंतर्गत, ठीक है ना। ये सब एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है ना। अगला है ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग। तो जैसे चरखा कातना, बुनना, हाथ से बुनना, कपड़ों की सिलाई, ये सब भी क्या है, स्वरोजगार है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, ठीक है ना, हाथ से सिलाई करते हैं कपड़ों की। तो ये सब भी, जिनको आप दर्जी बोलते हैं, तो ये सब भी क्या है, स्वरोजगार है। ये जो स्वरोजगार हैं ये बेसिकली पारंपरिक विरासत में मिली निपुणताएं होती हैं, ठीक है ना। मतलब कोई है, उसके बाप दादा से वो काम चला आ रहा है, उसको परंपरा में वो चीज मिली है, ठीक है ना, तो वो उसको आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कई सारे बुनकर आपने देखे होंगे जिनके की खानदान में लोग बुनाई का ही काम करते रहे हैं और वो आज भी उसी काम को आगे चला रहे हैं। तो ये क्या है, ये पारंपरिक विरासत में मिली हुई निपुणताएं हैं। ये जो स्किल्स हैं, ये सारी की सारी जो परफेक्शन है, ये सारा विरासत में मिला है पारंपरिक रूप से, ठीक है। तो ये हो गए ग्रामीण और कुटीर उद्योग के उदाहरण। अगला है कला एवं काश्तकारी या शिल्प। तो कला से आप समझ सकते हैं, जैसे आप मूर्ति कला की बात करें, चित्रकला की बात करें, पेंटिंग की बात करें, मतलब, ठीक है ना, या स्कल्पचर आप बनाएं, मतलब कुछ मूर्तियां बनाएं, ठीक है। तो सारी की सारी जो शिल्प कलाएं हैं, तो ये जो लोग किसी कला अथवा शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वह भी स्वरोजगार ही कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक कारपेंटर, ठीक है ना, या बढ़ई। तो इनके व्यवसाय कौन कौन से हैं, जैसे सुनार, लोहार या बढ़ई, ठीक है ना, आदि आदि। ऐसे बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो सब किस में आते हैं, कला एवं काश्तकारी या शिल्प में आते हैं। इसमें भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। इनके माध्यम से भी आप अपना रोजगार कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। अब है सवेतन की वरीयता में स्वरोजगार। मतलब आप स्वरोजगार को वरीयता क्यों देंगे, ठीक है ना। वो वेतन के जो आप सवेतन मतलब नौकरी की तुलना में जो स्वरोजगार है, वो उसको आपको वरीयता क्यों देनी चाहिए, उस पे आपको वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको स्वरोजगार करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, वो कुछ बिंदु पढ़ते हैं। स्वरोजगार से आप अपने समय व योग्यता का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ऐसा होता है जब आप नौकरी करते हैं तो जो आपकी योग्यता है, आपकी काबिलियत है, उसका लाभ आपका मालिक उठाता है, ठीक है ना, जिसने आपको अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मालिक है वो आपकी योग्यता के अनुसार पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको आपकी योग्यता के अनुसार पैसा नहीं देता है, तो आप स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार में अगर आप चाहें तो आप अपना जितना समय देंगे और जितनी आपकी योग्यता है उसका अधिकतम लाभ स्वरोजगार में ही आप उठा सकते हैं। नौकरी में आपको आपके समय और योग्यता का अधिकतम लाभ मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसे भी मालिक आपको मिल सकते हैं जो कि आपको आपके समय और योग्यता के हिसाब से पैसा दे, वेतन दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना, रेयर होता है। अगला पॉइंट है स्वरोजगार पूंजी के अत्यधिक संसाधनों तथा अन्य संसाधनों के बिना भी संभव है। जैसे हमने बात करी अभी कि आप कम पूंजी लगाकर भी छोटे मोटे उद्योग
कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चाय की दुकान है, राशन की दुकान है, ठीक है ना, या अगर आप बड़ा ही हैं तो आप छोटा सा थोड़े से औजार खरीदिए और अपना काम करिए, जाके लोगों के यहाँ उनकी चीजें ठीक करिए या नई चीजें बनाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप छोटी पूंजी के साथ भी स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार में एक व्यक्ति कार्य पर रहकर कई चीजें सीखता है, ठीक है ना। ऐसा होता है नौकरी में, अगर आप किसी बड़ी जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटे सी यूनिट में काम करने का मौका मिले, आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम सीख पाए। बल्कि जब आप स्वरोजगार करते हैं तो आपको पूरा शुरू मतलब प्रोडक्ट को छोटे रूप से लेके बड़े रूप तक बनाने का पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, ठीक है। तो आप कार्य पर रहकर कई चीजें सीखते हैं, क्योंकि आपको अपने व्यवसाय से संबंधित अपने फायदे के लिए सभी निर्णय खुद लेने होते हैं, सारे डिसीजन आप खुद लेते हैं। नौकरी में डिसीजन कौन लेता है? आपका मालिक लेता है, वो जो कहता है वो आप करते हैं। बल्कि स्वरोजगार में आपको सीखने के लिए काफी ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके की वजह से आपको वरीयता देनी चाहिए स्वरोजगार को, ठीक है। तो ये 3 बिंदु थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अगला है जो सबसे लास्ट टॉपिक है, स्वरोजगार में सफलता के लिए आवश्यक गुण। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो कि एक आदमी में होने आवश्यक हैं अगर वो अपना काम करने की सोच रहा है या स्वरोजगार करने की सोच रहा है। तो जो ऐसे गुण हैं वो हैं, सबसे पहला गुण है बौद्धिक योग्यताएं, फिर है सतर्कता तथा दूरदृष्टि, अगला है आत्मविश्वास, व्यवसाय का ज्ञान, संबंधित कानूनों का ज्ञान, लेखा कार्य का ज्ञान और अन्य व्यक्तिगत गुण। तो ये सारे गुण हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है बौद्धिक योग्यताएं। तो बौद्धिक योग्यताएं से आप समझ गए कि उस व्यक्ति को जो स्वरोजगार कर रहा है उसको बुद्धिमान होना चाहिए। और वो बुद्धिमान होना चाहिए क्यों? क्योंकि वो स्वरोजगार के सर्वाधिक अनुकूल अवसरों की पहचान करने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अनुकूल जो उसको देखना चाहिए कि उसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल कौन सा मौका रहेगा, ठीक है ना, उसको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, ये सब जानने की जो क्षमता है वो उसके अंदर होनी चाहिए। तब आएगी जब उसके अंदर बौद्धिक योग्यता होगी, ठीक है। तो स्वरोजगार के उसको वो देखेगा कि उसको किस प्रकार का काम सूट करता है, और जिस प्रकार का काम उसको सूट करता है क्या उसकी डिमांड मार्केट में है, आसपास के लोगों को उसकी जरूरत है, ठीक है। जो भी वो सेवा देना चाह रहा है, वस्तु देना चाह रहा है, उसको लोग आसपास के खरीदना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें उसको एसेस करनी पड़ती हैं, सबका पता लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसके अंदर बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यवसाय परिचालन, मतलब व्यवसाय को जब वो चलाएगा उसके संबंध में निर्णय लेने, मतलब किस प्रकार से डेली रूटीन पे उसको निर्णय, छोटे मोटे निर्णय लेने हैं, तथा तरह तरह के ग्राहकों को संतुष्ट करने की योग्यता का होना भी महत्व रखता है, ठीक है ना। ग्राहकों को देखकर आपको देखना चाहिए कि ग्राहकों को अलग अलग ग्राहकों की संतुष्टि का अलग अलग पैमाना होता है, ठीक है ना। तो उनको सभी ग्राहकों को आपको कैसे टैकल करना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए भी आपको बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ समस्याओं के पूर्वानुमान एवं जोखिम उठाने की क्षमता भी आवश्यक होती है, ठीक है ना। ये सब भी किससे आती है? बौद्धिक योग्यता से ही आती है, ठीक है ना। मतलब समस्याओं के पूर्वानुमान से मतलब है कि आप पहले ही देख पाओ कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसके कि कुछ हो सकता है कुछ नुकसान आगे चल के हो, आसपास के लोग आपको बताएं कि भाई ये मत करो, हमारे हो सकता है उनका पर्यावरण आप खराब कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं, आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है, वहाँ के प्रशासन को परेशानी हो सकती है। तो ये सारे पूर्वानुमान आपको लगाने पड़ेंगे, और जो जोखिम है, ठीक है ना, उसको उठाने की जो क्षमता है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई व्यवसाय करने जाते हैं तो वहां हानि भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको लाभ ही हो, ठीक है। अगला है सतर्कता तथा दूरदृष्टि। तो स्वरोजगार में लगे व्यक्ति को बाजार में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत और सतर्क होना चाहिए। उसको पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और मुझे अपने व्यवसाय में उसके हिसाब से क्या चेंज करने हैं, ठीक है ना। अगर आप उसके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाएगा। आप इसके लिए नोकिया का उदाहरण ले सकते हैं। नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था मोबाइल के क्षेत्र में, जब कीपैड वाले मोबाइल चलते थे। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन का जमाना आया, नोकिया उस हिसाब से अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं कर पाया और आखिरकार उसको
बंद होना पड़ा, ठीक है ना। हालांकि अब वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बहुत बड़ा मार्केट खोना पड़ा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वह मार्केट के हिसाब से, बाजार के में जो परिवर्तन हो रहे थे उसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाया। तो ये तो बहुत बड़े व्यापार का उदाहरण था, लेकिन यही जो उदाहरण है वो छोटे व्यापारों में भी लागू हो। तो उनको सचेत और सतर्क होना चाहिए स्वरोजगार में लगे व्यक्ति को, जिससे कि वह जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुसार अपने व्यवसाय के कार्यों का समायोजन कर सके, उनको परिवर्तित कर सके। उसमें दूरदृष्टि का होना भी आवश्यक है, ताकि वो अगर आगे कोई चीज ऐसी होने वाली है, कोई घटना ऐसी घटने वाली है, तो उसके हिसाब से ध्यान रख सके और अपने व्यवसाय को चेंज कर ले, परिवर्तित कर ले, ठीक है ना। अगला है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास होना उसके अंदर जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको सारे निर्णय खुद लेने होते हैं। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो निर्णय लेने में सहजता नहीं दिखा पाएगा। हो सकता है वो निर्णय लेने में बहुत समय लगा दे। कई बार ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कि तात्कालिक होते हैं, ठीक है ना। अगर आप निर्णय समय पे नहीं लोगे तो आपको आपको आपके व्यवसाय को सफलता प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कि वो बंद हो जाए। तो समस्याओं को हल करना उसको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी उसके अंदर आत्मविश्वास की जरूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से वो कई बार जो उसके सप्लायर्स हैं, जो उसके लेनदार हैं, जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, ग्राहक हैं, ठीक है ना, या सरकारी अधिकारी हैं, उन सबका उसको सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने जब बिजनेस चलाएगा तो इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर आत्मविश्वास होगा तब तो वो उनसे ठीक से बात कर पाएगा, नहीं तो वो अपना काम नहीं करवा पाएगा, या फिर जो उसको अपना पक्ष रखना चाहिए वो नहीं रख पाएगा, ठीक है। अगला है व्यवसाय का ज्ञान। ये तो बहुत ही कॉमन है। आप जिस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज का मतलब है कि आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जो आप तकनीकी, जैसे आप अगर बढ़ई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी किस किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का जो आप इक्विपमेंट है या जो औजार है वो यूज करेंगे किस लकड़ी पर, ठीक है ना। वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कौशल भी शामिल है उसके अंदर, आपको उसकी स्किल्स भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगला है संबंधित कानूनों का ज्ञान। जब आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसमें कई प्रकार के आपके कानूनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वकील ही बन जाएं, ठीक है ना। वकील होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो आपके बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितने कानून हैं उनका काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपको उसको व्यवसाय को चलाते समय कोई परेशानी ना आए। तो जहां व्यवसाय चल रहा है वहां के व्यवसाय संबंधी एवं सेवाओं से संबंधित कानूनों का काम चलाऊ ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें ट्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वो आपको पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स क्या होता है, और जो उत्पादन कर है वो क्या होना चाहिए, उससे संबंधित कानून का आपको पता होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण पे जो कानून है उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित जो है वो आपको पता होना चाहिए। सारे कानून आपको पता होने चाहिए काम चलाऊ रूप से। जरूरी नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हो जाएं। अगला है लेखा कार्य का ज्ञान। तो लेखा कार्य से ज्ञान होता है का मतलब है अकाउंटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये भी काम चलाऊ नॉलेज आपको उसका होना चाहिए। सभी लेन देनों का पूरा ब्यौरा रखना होता है, जिससे कि आवधिक अंतराल का लाभ हानि, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ एक पीरियड में, आपको महीने में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में आप उसको निर्धारित कर सकें। भुगतान तिथि को अपने लेनदारों को भुगतान कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक की जो किस्त है वो कब जाने वाली है, अगर आपने लोन लिया है तो, ठीक है ना, या किसी और से पैसा ले रखा है तो उसको कब देना है। ग्राहकों से पैसा वसूल कर सकें आप। आपको पता है किस ग्राहक को आपने कितना लोन दिया है, मतलब कितना कर्ज पे, कितना उधार में सामान दे रखा है, उससे आपको वसूली करनी होगी। इसके साथ साथ आपको टैक्सेस भी देने होंगे, जो सरकार कर लेती है उसका भुगतान भी करना होगा। तो इस सारी चीजों का आपको करने के लिए आपको लेखा का ज्ञान भी होना आवश्यक है, अकाउंटिंग का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इन सब गुणों के पश्चात कुछ अन्य व्यक्तिगत गुण भी आवश्यक हैं, जैसे ईमानदारी। आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहें, गंभीर रहें, जो चीज कर रहे हैं उसको सीरियसली करें, ठीक है ना। ये भी एक गुण है जो कि आपके अंदर होना चाहिए अगर आप स्वरोजगार करना चाह रहे हैं तो। साथ साथ आपको परिश्रमी होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। पूरी तरीके से जितना समय आप देते हैं अपने व्यवसाय को उसमें पूरी मेहनत के साथ आपको जुटना चाहिए, ठीक है ना। तब आपका व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो ये ऐसे गुणों का होना आपके अंदर आवश्यक है। अगर आप ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्वरोजगारी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर था ये इसी के साथ समाप्त होता है।
मैं आपको एक बार फिर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे देता हूँ, जो कि है 7895860757 और अंत में एक बार फिर आप सभी को शिक्षा सबको परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो आने वाला वर्ष है वो मंगलमय हो और आपके जो काम हैं वो इस साल में सारे पूरे हो। ठीक है, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। तो आप लोगों से एक बार लास्ट में ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जो जानने वाले हैं, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनको हमारे इस चैनल को देखने के लिए कहिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए कहिए, ताकि वो लोग भी हमारी ये जो पहल है जो हमने इस साल शुरू की है 2020 में, उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।